Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a chapter from ninth class history book. The name of the chapter is Forest Society and Colonialism. So in this video we will discuss the third unit of the chapter and the name of the unit is The Rebellion in the Forest. So beta, in our previous video, we discussed about the changes brought in the life of the forest community by the forest laws. हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट लॉज से फॉरेस्ट कम्युनिटी की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और अब हम स्टडी करेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी ने रेबेल किया. रेबेल मीन्स विद्रोह किया और किसके अगेंस्ट किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया. So, in many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements are still remembered in songs and stories. So, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट कम्युनिटी ने रेबल किया बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो कि उनकी लाइफ में कॉलोनियल रूल्स की वजह से आए थे. और नेचुरली जब कोई रिबेलियन हो रहा है तो उनका कोई लीडर भी रहा होगा. तो जो डिफरेंट फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी अलग अलग एरियाज़ में उनके अलग अलग लीडर्स थे. लाइक संथाल परगना में सिद्धू और कन्नू नाम से जो उनके लीडर्स आते हैं. देन छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का नाम तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा. देन इन आंध्र प्रदेश देयर वॉज अलूरी सीताराम राजू. अब ये जो है अलूरी सीताराम राजू, इनके बारे में आप 10th क्लास में बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे. बट इन दिस यूनिट वी विल स्टडी ऑल द रेबेलियंस ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द बस्तर. हम बस्तर के बिहाफ पे, बस्तर एक रीजन है वहाँ पे, उसके बिहाफ पे इन सारे रेबेलियंस को डिस्कस करेंगे. सो दीज लीडर्स even today are remembered in the songs and stories of the forest communities. अब बेटा हम बस्तर की बात कर लेते हैं. तो बस्तर जो है वहाँ पे रेबेलियन हुआ था इन 1910. और ये जो बस्तर का किंगडम है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो देखिए इट इज़ इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट आता है वहाँ पे है और आंध्रा, उड़ीसा और महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है साथ में लगता है. सो मेनली इट इज़ इन द सेंट्रल प्लेटू एरिया. जो सेंट्रल प्लेटू एरिया आता है हमारे कंट्री का, उसके ऊपर जो बस्तर है वो लोकेटेड है. एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़. बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड कम्युनिटीज़ हैं. उनमें देखो मारिया, मुरिया गॉन्ड्स, देन धुरवास, बत्रास, हलबास, ये सारे क्या हैं? ये उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नेम हैं. तो गॉन्ड्स की कम्युनिटीज़ थी मारिया और मुरिया. देन धुरवास भी रहते हैं, भत्राज और हलबास, ये कम्युनिटीज़, मतलब इतनी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिलती हैं. नाउ व्हाट वाज द सोशल कंपोजिशन. अब देखो सोशल कंपोजिशन की बात करें तो ये जो इतनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं दे स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेजेस. इनके लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं. मीन्स एक कम्युनिटी की लैंग्वेज दूसरे से डिफरेंट देखने को मिलती है. बट इनकी अगर बिलीव्स की बात करें, इनकी कस्टम्स की बात की जाए तो उनमें बहुत कुछ कॉमन था. मीन्स इनके जो रीति रिवाज थे वो नियर अबाउट मिलते जुलते थे. अब तो आप देखोगे कि ज़्यादातर सबकी सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है ना उनके कल्चर में एक यूनिफिकेशन देखने को मिलती है, समानता सी देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलता है. सो व्हाट वर देयर कस्टम्स एंड बिलीव्स. क्या कस्टम्स थी उनकी, क्या बिलीव्स थी? सो लेट अस सी. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest and the mountain. तो बेटा इस तरीके से आप देखो कि वो लोग क्या करते थे. वो जो थे वो अर्थ की
वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। उनका मानना था कि अर्थ ने उनको ये लैंड जो है वो दिया है एज अ गिफ्ट। तो जब भी जो भी उनका पूरा एग्रीकल्चरल ईयर होता था जिसमें कि वो अपनी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, तो जब उनकी हार्वेस्ट होती थी, फसल की कटाई वगैरह करते थे, तो वो कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स जो थे वो अर्थ को देते थे टू शो देयर रिस्पेक्ट। मीन्स कि अर्थ के नाम पे कुछ एक दान वगैरह जो है वो दिया करते थे। और तो आप देखो कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ नेचर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी। सिर्फ अर्थ को ही वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इसके अलावा फॉरेस्ट में और भी जितनी सारी नेचुरल स्पिरिट्स लाइक माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, रिवर हो गया, वो इन सबको वर्शिप किया करते थे। और तो इस तरह से उनका कल्चर पूरा का पूरा नेचर से रिलेटेड था और उन कम्युनिटीज़ ने इन फॉरेस्ट को जोड़ के रखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को उनसे छीना, मीन्स उसमें इंटरफेयर किया, तो उन्होंने क्यों रेबल किया होगा, क्योंकि वो चीज़ उनके आस्था के साथ, उनके कस्टम्स बिलीफ्स के साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट थिंग, अब इसके साथ साथ और उनकी क्या कस्टम्स थी, देखो वो क्या करते थे। ईच विलेज लुक आफ्टर देयर natural resources within their boundaries. Every year there is a big hunt where the headmen of the villages met and discussed issues of mutual concern including forest. अब देखो ये विलेजर्स क्या किया करते थे अपने इनकी, क्योंकि एक ही फॉरेस्ट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती थी, तो जंगल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जंगल तो बहुत बड़ा होता था ना, तो अलग अलग हिस्से में, किसी हिस्से में कोई कम्युनिटी है, किसी हिस्से में कोई है, तो इन्होंने जंगल को बांट रखा था और अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर, उनकी बाउंड्री जहाँ तक थी उनके फॉरेस्ट के एरिया की, उसके अंदर जितने रिसोर्सेज होते थे उनका वो यूज़ किया करते थे। और अगर इन्हें किसी दूसरे से कुछ लेना है, किसी दूसरी कम्युनिटी के एरिया के फॉरेस्ट में से कुछ लेना होता था, तो ये क्या करते थे, उसको लेने के लिए एक स्मॉल फ़ी पे किया करते थे, जिसे एक छोटा सा टैक्स समझ लो, जिसको अलग अलग नाम से बुलाते थे कि कहीं पे इसको देवसरी बोला जाता था, कहीं डांट बोलते थे, दंड जिसको बोलते हैं, कहीं मान बोला जाता था। तो इस तरीके से ये लोग जो थे ऐसे चीज़ों को आपस में बांटते भी थे। तो मीन्स उनका ये कल्चर था और ऐसे ही वो लोग जो थे वो वहाँ पे जंगल में जी रहे थे। तो मतलब सिंपल सोसाइटी थी और नेचर के साथ सस्टेनेबल वे में जो थे वो रहते थे। इसके साथ साथ क्या होता था, एक एनुअल हंट ऑर्गेनाइज होता था। हंट मतलब समझते हो, एक शिकार जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता था, सारे जितने विलेजेस होते थे पूरे परगने के, मीन्स पूरे जितनी भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ होती थी, उनके जो हेड होते थे वो इकट्ठे होते थे, आपस में मिलते थे और जितने म्यूचुअल कंसर्न के इश्यूज़ होते थे, मीन्स आपस में जो भी उनके इश्यूज़ वगैरह होते थे उनको डिस्कस किया करते थे। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे, अब उन सबको वो लोग जो थे वो वहाँ पे डिस्कस करते थे। लाइक एक तरह का मॉडर्न टाइम में जैसे आप गेट टुगेदर करते हो ना, या किट्टी पार्टी हो गई जैसे, तो ये समझ लो कि उस ज़माने में उनकी एक किट्टी पार्टी होती थी जिसमें मिले और आपस में सारे इश्यूज़ को वो लोग जो थे, आसपास की सारी डिस्कशंस जो थे वो किया करते थे। बट नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट, अब जब वो डिस्कशन करते थे तो इसी डिस्कशन के बीच में उनके जो अब फियर्स थे, फियर मीन्स जो उनकी वरीज थी, जो उनकी चिंताएं थी, उनको भी डिस्कस किया करते थे। अब क्या फियर्स थे उनके, when the colonial government made up laws for the forest, the people of Bastar were very worried. देखो फिर वापस उसी बात पे आ गए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट लॉज पास किए थे ना, तो उस समय जो है ये लोगों की जो चिंताएं थी, परेशानियां थी, वो बहुत बढ़ने लग गई थी। अब देखो क्या है, रेबेलियन हुआ 1910 में, बट उसकी जो रूट्स थी वो काफ़ी पीछे देखने को मिलती हैं। कब, 1905 में देखने को मिलती हैं। क्यों, 1905 में क्या हुआ था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके बिहाफ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट का 2/3 जो पार्ट था उसको रिजर्व करने का डिसीजन लिया था। अब जब
व्हेन दिस थिंग हैपन पीपल बिकम वरीड, उनको चिंता हो गई। क्यों? उनकी एक्टिविटीज़ शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो पहले ही बैन हो चुकी थी ना, हर चीज़ के लिए उन्हें सफ़र करना पड़ रहा था। और अब जो है 2/3 पार्ट अगर फॉरेस्ट का रिज़र्व हो जाता है तो उनके लिए ये मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। और फॉरेस्ट के रिज़र्व होने का मतलब क्या था कि फॉरेस्ट में विलेजर्स के जो जाने की परमिशन है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कुछ एक विलेजेस को जो है वो एक्सेम्पशन मिली हुई थी, छूट मिली हुई थी, जिन्हें विलेज फॉरेस्ट कहा जाता था। मीन्स कि कुछ ही जो विलेजेस थे उन्हें फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया गया था, बाकी की सारी ट्राइब्स को बाहर निकाल दिया गया। तो अब कुछ को क्यों रखा गया? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती थी। तो उनको सिर्फ इस शर्त पे फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया था कि डेट दे हैव टू डू द वर्क ऑफ कटिंग ट्रीज़ एंड एक्सपोर्टिंग द ट्रीज़ फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए उन्हें ये काम करने होंगे। तो उन्हें फॉरेस्ट विलेजेस बोला जाता था। और दूसरे जितने विलेजेस थे उनको बिना किसी नोटिस के, बिना कंपनसेशन के जो है वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था। तो अब ये लोग जब परेशान थे तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? They began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars and at festivals, or whatever the headmen and priests of several villages were assembled. अब क्या होता था कि ये जहाँ भी मिलते थे, चाहे इनके फेस्टिवल्स होते थे या वही जो इनका एनुअल हंट होता था, या जहाँ भी इनके जो हेडमेन्स होते थे, मुखिया होते थे, जो कबीले के सरदार होते थे, जहाँ भी मिलते थे वो इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया करते थे कि कैसे लैंड रेंट बढ़ रहा है, फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर करते चले जा रहे हैं और ऊपर से फ्री लेबर भी करवा रहे हैं इनसे। तो फिर अब जब इतने इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ? फिर रेबेलियन स्टार्ट कैसे हुआ? तो देखो, द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कांगर फॉरेस्ट, वेयर इट इज़ अ कंगेर फॉरेस्ट, ठीक है, एंड वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। रिजर्वेशन का मतलब है रिवोल्ट जो हुआ, जो विद्रोह हुआ। तो अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया, बैकग्राउंड तो पहले से ही प्रिपेयर था ना। तो अब धुरवास जो थी कम्युनिटी, धुरवा एक फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, वहीं बस्तर के एरिया में, हमने पहले नाम बताया था। तो ये कंगेर फॉरेस्ट के ट्राइब थी और इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव किया, मीन्स रेबेलियन को स्टार्ट किया। एंड हु वॉज द लीडर? अगर रेबेलियन हो रहा है तो नेचुरली कोई लीडर तो होगा ही ना। तो although there was no single leader, many people speak of Gundadhur from village Nethanar as an important figure in the movement. तो देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास कुछ खास एविडेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ थी, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, ये मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग थी। तो हमारे पास सिर्फ सेकेंडरी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं इनके बारे में। तो क्योंकि कोई सिंगल लीडर अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ के, आज भी जो लोकगीत वहाँ पे गाए जाते हैं, उनसे पता चलता है डेट द गुंडाधुर नाम का एक पर्सन था जो कि उनका लीडर था और ये नेथानार विलेज को बिलोंग करता था। और फिर रिवोल्ट में क्या मेथड यूज़ किया गया देखो, तो ये जो लोग थे इन्होंने अपने एंड पे पूरे तरीके से रिवोल्ट किया, जो भी इनके पास अवेलेबल था। अब नेचुरली कोई मॉडर्न वेपन्स तो होते नहीं थे, तो मैंगो बो, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेजेस। सिंबॉलिक जो लैंग्वेज थी उसका, कि किसी को पता ना चल जाए कि हम रिवोल्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए जो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी वो यूज़ की जाती थी। क्या यूज़ करते थे? सिंबॉलिक फॉर्म में मैंगो बो जो होती है, आम की लकड़ी हो गई, अर्थ मतलब बड़े बड़े लंप ऑफ अर्थ, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जो होते हैं वो यूज़ करते थे, मिर्ची होती है, एरोज होते थे। तो ये भेजे जाते थे एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए। किस लिए? कि इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोग भी हमारे साथ रेबेलियन में शामिल हो जाओ ब्रिटिश के अगेंस्ट।
और फिर जब रेबेलियन स्टार्ट हुआ तो वो क्या किया इन्होंने, जो बाजार्स वर लूटेड, हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वर बर्न्ड एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे जो बाज़ार वगैरह होते थे उनको लूट लिया जाता था, घर जो थे, जो ऑफिशियल्स के घर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, उनको जला देते थे, पुलिस स्टेशंस को, स्कूल्स को जला दिया गया। तो इस तरीके से इनसे जो बन पड़ा, इन्होंने उस तरीके से अपने जो प्रोटेस्ट था उसको शो किया। और बहुत सारे मतलब एक पर्सन थे ब्रिटिश जो कॉलोनियल स्टेट के ही मिशनरी थे, उन्होंने, उनका नाम था विलियम वर्ड। उन्होंने मतलब जो ऑब्जर्वेशन की इवेंट्स के बारे में, उन्होंने लिखा कि पता नहीं चलता था कि कहाँ से चारों तरफ से ये लोग जो थे वो आ जाते थे और हमला करते थे। एंड बहुत सारे लोग जो थे, जगदालपुर नाम की एक प्लेस आती है, वहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे। कौन लोग थे, मतलब पुलिस भी है, मर्चेंट्स हैं, फॉरेस्ट है, मतलब जब हमला हो जाता था तो कहीं तो बचने के लिए जाएंगे, तो वो सब एक जगह पे जो लोग थे आसपास के वो इकट्ठे होने लगते थे। अब देखो, जब ये मूवमेंट चल रही है, ठीक है, तो नेचुरली उन्हीं लोगों को वो लोग जो थे उन परेशान कर रहे थे, रेबेलियंस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। जो कॉमन आम इंसान था उसको तो बिल्कुल कुछ वो लोग नहीं कहा करते थे, बट अब ब्रिटिश भी तो चुप नहीं बैठे होंगे ना, तो उन्होंने इस रेबेलियन के अगेंस्ट क्या किया होगा, तो कुछ तो किया होगा, आखिर इतनी पावरफुल, इतने अपने हाथ से थोड़ी ना जाने देते वो लोग। तो अब हम इसको ब्रिटिश के पार्ट पे रेबेलियन को डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट द ब्रिटिश टुक द मेजर्स, ब्रिटिश ने कौन से ऐसे मेजर्स जो थे वो उठाए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अपने ट्रूप्स भेजने शुरू किए। दे सेंट द ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबेलियन, जो उनकी आर्मी थी उसको भेजा गया। एंड जो आदिवासी लीडर्स होते थे, फिर उनको पकड़ने की कोशिश जो थी वो शुरू कर दी गई, उनके ऊपर फायरिंग वगैरह की गई, चारों तरफ से घेर लिया जाता था, हमला कर दिया जाता था, जिन्होंने पार्ट लिया उनको पनिश किया गया। और उसके बाद में जो है इस तरीके से 3 मंथ्स तक ये सब कुछ चलता रहा। और क्योंकि अब लोग कब तक लड़ते, अब ब्रिटिश के पास तो मॉडर्न गन्स थी, और उनके सामने बेचारे जो रेबेलियंस थे, ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो कब तक टिकी रह सकती थी। फिर भी 3 मंथ्स लग गए ब्रिटिश को इस पूरे रेबेलियन को कंट्रोल करने के लिए। अब जो रेबेलियंस जो थे वो अपनी हार नहीं मानते, वो बोलते हैं आज भी कि हम लोग हारे ही नहीं। उनकी जो लोक कथाएं हैं उसमें बताया जाता है कि आज भी वो लोग यही बोलते हैं कि हमारा जो रिवोल्ट हुआ था वो सक्सेसफुल रहा। अब वो क्यों बोलते हैं कि सक्सेसफुल रहा, ऐसा क्या रीज़न देते हैं, वो देखो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि ब्रिटिश नेवर मैनेज टू कॉट द गुंडाधुर। अब क्योंकि लड़ाई में हार तो तब होती है ना जब एक साइड का कोई लीडर जो है वो पकड़ा जाता है या मारा जाता है। लेकिन अब यहाँ ट्राइबल्स का एग्जैक्टली कोई लीडरशिप नहीं थी, पर जो लीडर था गुंडाधुर वो भी तो पकड़ा नहीं गया था। अगर वो पकड़ा ही नहीं गया तो ब्रिटिश जीते कैसे। तो सेकेंडली एक और यहाँ पे रिज़ल्ट निकला इस रेबेलियन के बाद कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था कि 2/3 ऑफ रिजर्वेशन की बात की गई थी कि जंगलों को रिज़र्व कर देंगे, तो उस चीज़ को भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया उन्होंने। रेबेलियन के बाद जो है 1910 में ही जो 2/3 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट का भी हाफ एरिया जो था वो रिज़र्व किया गया। कहाँ तो पूरे फॉरेस्ट का 2/3 रिज़र्व करे थे, अब 2/3 का भी हाफ जो है वो रिजर्वेशन किया जाना है, ऐसा बोला गया। तो दिस वॉज द होल रेबेलियन इन द बस्तर। बट अगर हम सोचें कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की स्ट्रगल उस रेबेलियन के बाद ख़त्म हो गई और उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चलने लगी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। इवन आज भी जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग इश्यूज़ को लेके परेशान रहती हैं और प्रोटेस्ट भी करती हैं कि उनको उनके अधिकार जो हैं वो मिलने चाहिए। So this was whole for the third unit. We will be back for you with another unit. Till then, goodbye. See you again.